हेलो स्टूडेंट्स, हमने फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स का जो है प्रीवियस आर्टिकल किया था। उसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी कि दो कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स आया था वो इक्वल एंड अपोजिट था और उसकी वैल्यू थी 2 म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4 पाई ए, यदि उनके बीच के डिस्टेंस जो है ए है। और वैसे किसी एक कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स की एक्सप्रेशन होती है वो होती है BIL साइन थीटा। और अगर दोनों कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, करंट उनमें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में है चाहे सेम डायरेक्शन में है, तो साइन थीटा जो है वो 0 हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो फोर्स हमारे पास हो जाता है BIL। इस केस में फोर्स हो जाएगा BIL। और अगर बायट सेविट लॉ के टर्म में अगर हम B को देखते हैं तो B की वैल्यू होती है म्यू नोट IDL अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर, IDL साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वेयर। इस केस में भी थीटा वही रहेगा, तो दोनों केसेस के अंदर थीटा की वैल्यू 90 करते हैं तो B की वैल्यू हो जाती है हमारे पास म्यू नोट IDL 4 पाई आर स्क्वेयर। अगर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट किया जाए, यानी कि पूरी लेंथ के ऊपर अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो दो कंडक्टर्स के बीच का फोर्स हो जाएगा म्यू नोट, पहले में करंट अगर I1 है तो B की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि F12 निकालते हैं फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से, तो सेकंड का तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से निकाल लो भाई 2-1, तो इसके अंदर फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सेकंड का करंट हो जाएगा और सेकंड की लेंथ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ म्यू नोट I1 DL1 और 4 पाई इनके बीच की डिस्टेंस है आर स्क्वेयर, और ये हो जाएगा हमारे पास I2 DM, यानी कि B की जगह B1 कर दिया हमने, I की जगह I2 कर दिया और L2 कर दिया। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर कि आइडियल के ऊपर जब जिक्र आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल हमारे पास I होता है, हमारे पास dQ/dt इंटू DL, यानी कि अगर कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T/dt इंटू QDL, और इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं QL, तो ये हमारे पास Q बाहर आ जाता है और ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू DL/dt, जो क्या बन जाएगा वेलोसिटी बन जाएगा। तो QV यानी कि IDL को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, IDL को लिखा जा सकता है QV के बराबर। अब फर्स्ट कंडक्टर में चार्ज Q1 फ्लो हो रहा है वो V1 वेलोसिटी से, और सेकंड कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है Q2 V2 वेलोसिटी से। तो जो I1 DL1 है इसकी जगह तो हमारे पास हो सकता है Q1 V1, और I2 DL2 की जगह हो सकता है Q2 इंटू V2। तो ये दोनों टर्म्स अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो फोर्स इन द टर्म्स ऑफ चार्ज की टर्म में क्या हो जाएगा, म्यू नोट I1 की जगह रखेंगे Q1 V1 और I2 DL की जगह रखेंगे Q2 V2 और अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर, यानी कि F की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू नोट Q1 Q2 इंटू V1 V2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर। ये है इन द टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है, ये यूनिट लेंथ के ऊपर था, ये उनके लेंथ एलिमेंट्स के कारण लेंथ एलिमेंट पर है, यानी कि DL लेंथ है पहले की और दूसरे की भी DL लेंथ के ऊपर ही ये फोर्स है। अब हमारे पास जो है अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में एक्सपीरियंस करें, मान लिए कि ये जो कंडक्टर है इसकी समान लेंथ में, यानी कि D क्या हुआ Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है V1 वेलोसिटी से, तो इस समान रीजन का चार्ज जो है और इस समान रीजन के चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक फोर्स तो ये आ जाता है, यहाँ पे चार्ज है ना Q2 फ्लो हो रहा है V2 की वेलोसिटी से, और Q1 Q2 के बीच की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों के बीच का क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वेयर, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये है दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स। जब इनको एक दूसरे से डिवाइड किया जाता है, यानी कि FM/F जब हम करते हैं तो हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन आती म्यू नोट Q1 Q2
इंटू V1 V2 4 पाई आर स्क्वेयर, और इसके नीचे हो जाएगा हमारे पास Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वेयर, यानी कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल। तो मैग्नेटिक फोर्सेस का जो रेशियो है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो आएगा हमारे पास, यहाँ से तो म्यू नोट बचता है, फिर ई नोट बचता है, और ये ऊपर बचता है V1 इंटू V2, V1 इंटू V2। ये रेशियो होता है दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि एट एन इंस्टेंट चार्ज मूव कर रहे हैं Q1 और Q2, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है हम इम्पोज करके देखें कंडीशन कि भाई यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज समान लेंथ में, तो ये V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये V2 से, तो मैग्नेटिक फोर्स तो ये आ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच का ये है, ये दोनों का रेशियो हो गया। अब क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है दो कंडक्टर्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर वो 10⁻⁻⁴ के करीब होता है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर दोनों कंडक्टर्स का देखते हैं, तो Vd का नियरली ऑर्डर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और म्यू नोट ई नोट इसको हम 1/c² के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि c की जो वैल्यू होती है वो म्यू नोट इंटू ई नोट होती है। इन दोनों की वैल्यू को जब गुणा करके स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो वो लगभग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के करीब आता है। तो ये जो है c की वैल्यू है, इसका मतलब म्यू नोट ई नोट 1/c² हो जाएगा, और तो दोनों का रेशियो जो है क्या हो जाएगा, Fm/Fe। इन दोनों के बीच का जो फोर्स रेशियो निकाले हम, तो म्यू नोट ई नोट की जगह तो हम करते हैं 1/c², और दोनों की वेलोसिटी का ऑर्डर लगभग सेम है, तो यहाँ पे पहले कर देंगे Vd का स्क्वायर, तो Fm/Fe ये हो जाएगा हमारे पास Vd का स्क्वायर 10⁻⁴ का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁸/9 इंटू 10⁻8 दूनी 16। तो ये लगभग हमारे पास आता है भाई Fm/Fe की जो वैल्यू आएगी वो नियरली 10⁻⁻25 के ऑर्डर में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से काफ़ी वीक होता है। दो फ्लोइंग चार्जेस के बीच में मैग्नेटिक फोर्स वेरी वेरी स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, इनका जो रेशियो ये आया है। इसी तरह दो कंडक्टर्स के बीच का जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म में चेंज कर दे, हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की टर्म में भी उसकी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यानी कि हम एक कंडक्टर में करंट फ्लो करवाएं और दूसरे में भी करवाएं, लेकिन एक को सपोर्ट करें, जैसे कि इसमें हमने करंट इधर फ्लो करवा दिया और ये नीचे वाला दूसरा है, ये भी I2, इसमें I1 है, इसमें I2 है। तो हमें ये पता है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब अगर हम ऊपर वाले कंडक्टर को क्लैंप कर दें, यानी कि बांध दें किसी चीज़ से, और नीचे वाले को अगर फ्री छोड़ते हैं एयर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि ये अपने वेट के कारण नीचे आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर देगा और ये नीचे लेके आना चाहेगा इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वेट। तो इसका मतलब जो है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fb, ये इसके किसको वेट बैलेंस करेगा, वेट सेकंड कंडक्टर वाला। अगर ये सेम डायरेक्शन की कंडीशन है तो ऊपर वाला फिक्स करके ऐसे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है तो उस केस में जो है भाई अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिपेल करेंगे। तो रिपेल की कंडीशन में हम नीचे वाले को फिक्स कर सकते हैं और ऊपर वाले को फ्री छोड़ देंगे। अब ऊपर वाला अपने वेट के कारण नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी यही कंडीशन फॉलो होगी कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू वेट। तो यहाँ से हम वज़न वेट जो उसका निकाल सकते हैं कि कितना जो है इसका वेट होगा, कितनी डिस्टेंस पे इसको सेट किया जाएगा। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो
हमने किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया था मैग्नेटिक फील्ड में, उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम उन 4 कंडक्टर जोड़ देते हैं, क्लोज कर देते हैं और फिर देखते हैं उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जिसका इंडक्शन B है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जो है इस कॉइल के ने थीटा एंगल बना रखा है। मतलब ये B की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसका जो एंगल है करंट के साथ या प्लेन के साथ जो एंगल इसका थीटा है। मतलब ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक लाइंस इधर पास हो रही हैं, इस तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल ने ऐसे है कॉइल, तो इसकी जो प्लेन है देखो इसके बीच में एंगल थीटा बना हुआ है। तो ये ऐसे रख रखी है हमने, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे भी रख के केस डिस्कस होंगे, लेकिन अब फिलहाल जो है स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि कॉइल जो है उसकी प्लेन ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है, ये हमें महसूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने थीटा एंगल बना दिया, और जिसकी डायमेंशन जो है इस कॉइल के जो है AB, यानी कि इसकी ब्रेड्थ जो है वो B के बराबर है, और BC जो इसकी लेंथ है वो L के बराबर है। करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है I। तो ये जो करंट है इसके कारण ये कॉइल एक्सपीरियंस करती है फोर्स, और वो फोर्सेस किधर होंगे, कैसे होंगे, ये हमने देखना है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी और अकॉर्डिंग द रूल। तो हमें ये पता है कि इस कॉइल का जो L लेंथ का जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है BIL। तो इफ AB साइड, BC साइड पे, और फिर वही BC के बाद अगली CD, और उससे अगली है DA, एंड FDA इज इक्वल टू फोर्सेस ऑन साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। देन हमारे पास FAB की वैल्यू देखो भाई किधर होगी, FAB। अब इधर करंट I फ्लो हो रहा है, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स होगा BIL साइन थीटा वाले फोर्स से। लेकिन यहाँ पे इस साइड की जो लेंथ है वो B है, तो यहाँ पे लिखेंगे BIB साइन थीटा। और क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस तरफ है, करंट थोड़ा सा उधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो ये हम लिख देंगे डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड हो गया, यानी कि नीचे की तरफ हो गया इसके ऊपर एक फोर्स। ये हो गया हमारे पास FAB। अब BC के ऊपर देखते हैं, BC जो होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, करंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इस साइड के ऊपर इनवर्ड लगेगा। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो ये इसके ऊपर फोर्स है वो इधर लग गया, और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, और ये डायरेक्शन होगी हमारे पास FBC की। तो FBC लेकिन होगा किसके बराबर, BI, और इस साइड की लेंथ है L। BC की लेंथ कितनी है L, BIL साइन 90। इसमें 90 डिग्री है भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, ऐसे इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो चाहिए, इस कॉइल ने इसके साथ बना रखा है ना थीटा एंगल नीचे वाली साइड ने, लेकिन इसके साथ तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए 90। तो हमारे पास ये हो जाएगा BIL साइन 90, यानी कि BIL, और FBC की जो डायरेक्शन होगी ये नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ ए पेपर, अंदर की तरफ, नॉर्मली
इनवर्ड। अब हम सी डी साइड के ऊपर करते हैं एफ सी डी। एफ सी डी की वैल्यू बी आई बी, सी डी की लेंथ जो है वो बी के ही बराबर है, नीचे वाली के बराबर। और साइन थीटा की जगह इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर 180 माइनस थीटा कर लेते हैं तो साइन थीटा ही बनता है, यानी कि ऐसे करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, बी आई बी साइन 180 माइनस थीटा, जो साइन थीटा के ही बराबर होगा। तो एफ सी डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी बी आई बी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट होगी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है करंट की डायरेक्शन, और ये तो इसमें है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, करंट थोड़ा सा इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर करेंगे। करंट को जो है हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और करंट थोड़ा अंदर, इसमें करंट थोड़ा बाहर की तरफ है, तो ये जो करंट को थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ना ऊपर की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट थोड़ा सा इधर है ऐसे, तो ये कॉइल के साथ जो है ना इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे करें, करंट को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो ये फोर्स थोड़ा ऊपर जाएगा, इधर पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये हो जाएगा हमारे पास एफ सी डी। और इसी तरह एफ डी ए, ये अपवर्ड जो है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड और अपवर्ड टू बी सी, जो सी डी साइड है ना उसके अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड टू ए बी। ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये वर्टिकली अपवर्ड होगा। अब इसमें जो है एफ डी ए, डी ए में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उधर है लेकिन ये कॉइल इसके ऊपर, इसमें भी वही कंडीशन लगनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो था वो ऊपर की तरफ है, ये ऐसे कर रखा था हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट इस साइड में आ रहा है नीचे की तरफ, या यहाँ मान सकते हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो एंगल तो 90 डिग्री होगा भाई, चाहे ये लाइन इसके ऊपर कैसे भी हो, किसी भी डायरेक्शन में एंगल बढ़ाए नीचे, लेकिन मेन एंगल जो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है 90 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे बी आई एल और साइन 90, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ डी ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बी आई एल। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट बिल्कुल डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वजह से जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा, यानी कि इस साइड को बाहर की तरफ खींचेगा। ये हो जाएगा हमारे पास एफ डी नॉर्मली आउटवर्ड, ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मली आउटवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो थे इस कॉइल के ऊपर, चाहे तिरछी हो, इसके एक जो नीचे वाली साइड उसमें नीचे की तरफ था ऐसे, इसमें ऊपर की तरफ ऊपर, तो ये ऐसे खींच रहे हैं। इसका मतलब ऊपर और नीचे वाली साइड के तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो ये साइड थी इसमें फोर्स था इनवर्ड और इसमें था आउटवर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, साइड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। मान लो ऐसे, इस साइड के ऊपर अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है, तो ये जो इसको ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो ये रोटेट करने लग जाएगी कॉइल जो ऐसे रोटेट करेगी, फिर ये कॉइल रोटेट करेगी ऐसे, तो रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्सेस ने क्या प्रोड्यूस कर रखा है, टॉर्क, तो वो हमने डिटरमाइन करना है। ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, ड्यू टू एज एफ ए बी एंड एफ सी डी
आर इक्वल एंड अपोजिट, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। देयरफॉर या सो देयर रिजल्टेंट जो है, सो देयर रिजल्टेंट इज 0। इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। आल्सो एफ बी सी एंड एफ डी ए आर इक्वल एंड अपोजिट, ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, बट हैव डिफरेंट लाइन एक्शन, बट ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, बट ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। कॉइल को रोटेट कर देंगे, एक अंदर की तरफ धकेलेगा, ये बाहर की तरफ धकेलेगा, तो कॉइल रोटेट हो जाएगी। इसका मतलब सो द कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क ड्यू टू इक्वल कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सो कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क ड्यू टू couple of equal and opposite charges, opposite forces, charges नहीं forces। so coil experience torque due to couple of equal and अपोजिट फोर्सेस इफ टाउ इज इक्वल टू टॉर्क। अगर ये टॉर्क है, टॉर्क ऑन कॉइल, देन टॉर्क किसके बराबर होता है भाई, टाउ इज इक्वल टू कोई सा भी फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की जो वैल्यू आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी हमारे पास टाउ इज इक्वल टू कोई सा फोर्स, यानी कि जो इसको घुमा रहे हैं वो फोर्स, उनमें से इसको घुमाने वाले फोर्स हैं एफ बी सी और एफ डी ए। तो हम इसको एफ बी सी ले लेते हैं, एफ बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस अभी बना के दिखाते हैं तुम्हें कौन सी होगी। इस कॉइल की हम बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड था जिसने एंगल बना रखा था थीटा। अब ये जो BC है ये इसके इनवर्ड लगा रहता है और ये आउटवर्ड लगा हुआ है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये थोड़ा सा इनवर्ड है ऐसे और ये आउटवर्ड है थोड़ा सा, तो हम इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है दोनों फोर्सेस के बीच की। तो इसलिए इसको पीछे बढ़ा देते हैं और यहाँ से फिर हम एक लाइन लेके जाते हैं जो इन दोनों के 90, यहाँ पे 90 डिग्री पर, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। मतलब अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी है वो ये बनेगी, ये इधर वाली डिस्टेंस बनेगी जो पीछे दिखाई हुई है कि ये BC साइड थी, ये इस डायरेक्शन में ये फोर्स था, इस डायरेक्शन में ये फोर्स था, तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ और यहाँ से एक डिस्टेंस ऐसे लेनी है कि ये इसके 90 डिग्री पर हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, ये साइड हमारे पास थी BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ऊपर वाली साइड है उससे ही समझा देते हैं,
ये ऊपर वाली साइड थी थोड़ी सी तिरछी थी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ था वो अंदर की तरफ था ऐसे, और मतलब ऐसे अंदर की तरफ, और इसके ऊपर था वो नीचे की तरफ था। तो इसको भी पीछे बढ़ाएं और उसको थोड़ा सा बढ़ाते, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इनके बीच की। ये लाइन हमने थोड़ी सी तिरछी खींच दी है। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अंदर की तरफ था, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बढ़ेगा। ये फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगल थीटा था क्योंकि ये एंगल जो है वो थीटा है। तो इस कारण जो है हमारे पास ये साइडों में होगी ये डिस्टेंस नीचे की तरफ, यानी कि ये जो कॉइल है ये ऐसे है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ था, इसके ऊपर बाहर की तरफ था। तो ये जो साइड ये आ रही है और ये ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसलिए थीटा एंगल ही होगा इसका। तो भाई हमने ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट था C और ये पॉइंट है हमारे पास D, इसको हमने M कर लिया, तो हमने CM निकालना है। तो फोर्स जो टॉर्क है वो हो जाएगा भाई टाउ इज इक्वल टू FBC, और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है CM। ये CM हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल DCM या MCD, इन ट्रायंगल MCD यानी कि जो एंगल है वो थीटा C के ऊपर बना हुआ है, हमने CM निकालना है। CM अपॉन CD इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास कोस थीटा। भाई ये परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा हाइपोटेनस, ये सामने है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है। इधर था हमारे पास FDA और उधर है हमारे पास FBC, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो इसलिए CM अपॉन CD इज इक्वल टू कोस थीटा, और CM की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी देयरफॉर CM इज इक्वल टू CD कोस थीटा, और CD की वैल्यू जो है वो हमारे पास है B, तो ये B कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है टॉर्क की, अगर इस इक्वेशन नंबर को फोर्सेस की 1 2 3 4 करते हम, तो ये हमारे पास, चलो इसी को कर देते 1, फोर्सेस हमने पहले एक्सप्लेन कर लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। देयरफॉर ये है 2 और ये है 3। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू, अब FBC की वैल्यू रखते हैं हम। ये था BC था हमारे पास BIL sin 90 मतलब BIL, और इसकी वैल्यू होगी B कोस थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास BIL इंटू B कोस थीटा। L इंटू B लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा कॉइल का एरिया, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास BIA कोस थीटा। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन के टॉर्क, तो BIA कोस थीटा हो गया। अब इसके स्पेशल केस है, इफ थीटा की वैल्यू, इफ कॉइल हैव एन टर्न्स, पहले है इफ कॉइल हैव एन टर्न्स, ये एक टर्न था, अगर इसी तरह एन टर्न हो, जैसे कि ये एक पेज है, इस ये एन टर्न है हमारे पास, टर्न है ये एक कॉइल होगी, उसके बाद ये फिर दूसरी कॉइल हो, फिर ये तीसरी कॉइल, तो इस प्रकार ये टर्न बन जाएंगे। तो एक कॉइल का जो टर्न है उसका मैग्नेटिक टॉर्क कितना है, तो टोटल टॉर्क कितना होगा, कैपिटल N कर देते हैं, कॉइल है एन टर्न्स, देन टोटल जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा, एक टर्न का BIA था, BIA कोस थीटा था, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टर्न टॉर्क कितना हो जाएगा, NBIA
आई ए कोस थीटा n टाइम्स हो जाएगा। और इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि कॉइल इन द प्लेन ऑफ फील्ड, कॉइल फील्ड के प्लेन में हो, देन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। और 0 डिग्री के लिए जो है कोस की वैल्यू निकालनी है हमने। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क हमारे पास हो जाएगा बी आई ए। एन टर्न है तो एन बी आई ए, एक टर्न है तो बी आई, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहने का मतलब है कि जो कॉइल है, कॉइल परपेंडिकुलर टू फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल जो हो फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और कॉइल रख दे हम ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये एंगल हमें 90 दिखाई दे रहा है, तो 90 डिग्री पे है। तो इस केस में ऊपर नीचे वाले फोर्स तो हमेशा कैंसिल ही करेंगे, लेकिन ये फोर्स आउटवर्ड हो गया था और ये फोर्स इनवर्ड हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्स है ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उस केस में ना तो कॉइल इधर मूव करेगी, ना इधर मूव करेगी, ना ऊपर ना नीचे। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने से यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। टॉर्क हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब अगर कॉइल का जो नॉर्मल है उसके साथ अगर इसका रिलेशन देखते हैं, तो कॉइल के नॉर्मल के साथ इसका रिलेशन, कॉइल का जो नॉर्मल होगा उसके साथ क्या रिलेशन होगा, ये कॉइल का नॉर्मल है, नॉर्मल होगा ऐसे। तो यहाँ पे इस नॉर्मल ने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना दिया, तब क्या फर्क पड़ेगा, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये थी कॉइल की लोएस्ट साइड। तो कॉइल का नॉर्मल तो हर जगह नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पे होता है। कॉइल के नॉर्मल का मतलब ये है, ये कॉइल का नॉर्मल है। तो ये तो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, हर जगह इसका एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब कॉइल ऐसे थी, इस प्रकार है कॉइल, बिल्कुल सीधी, थोड़ी ऐसे कर देंगे, ये जो 2 डायमेंशन में है दिखाई नहीं दे रहा हमें, और इसका नॉर्मल जो है ना वो ये है, इसके 90 डिग्री। इसका मतलब कॉइल के नॉर्मल ने, अगर कॉइल की साइड ने थीटा एंगल बनाया तो कॉइल के नॉर्मल ने इसके साथ एंगल बना दिया अल्फा, लेकिन जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, टोटल एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ नॉर्मल ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा with direction of magnetic field, direction of a magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कॉइल का नॉर्मल अगर थीटा एंगल बना, अल्फा एंगल बना, तो थीटा नहीं भाई अल्फा, थीटा तो कॉइल ने बनाया हुआ, देन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस में अल्फा। देयरफॉर टॉर्क की जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आई थी बी आई ए कोस थीटा, उसकी जगह बी आई ए कोस 90 माइनस में अल्फा कर देंगे, तो टॉर्क की एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ ए नॉर्मल कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाता है। ये है हमारे पास टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल के स्पेशल केसेस और उसके आर्टिकल।